गुड मॉर्निंग। नमस्ते, सुप्रभात। ग्रेटिट्यूड के आपके इस पार्टिसिपेशन के लिए मेरा आप लोगों को बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड है। मुझे ये नहीं पता था कि आप लोग इतना समय निकाल पाएंगे कंटिन्यूस 21 दिनों तक, बट मैं देख रहा हूँ कि हमारी कुछ जो अटेंडेंस है, जैसे एक क्लास शुरू होती है तो 60 स्टूडेंट होते हैं। तो हमारे ऐसे कहा जाएंगे कि 80% हमारी जो ये प्रेजेंस है आप लोगों के द्वारा, ये आपका कमिटमेंट, आपका ये क्यूरियोसिटी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जो सीख रहे हैं और मुझे आप उसके लिए लगातार चुन रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक स्पीकर के लिए अच्छी ऑडियंस को पाना वो बहुत दुर्लभ होता जा रहा है आज की तारीख में। सो थैंक यू सो मच। तो अब जब हम ये बात कर रहे हैं ना कि हमें अपनी ऑसम लाइफ जीनी है, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है आपको अपनी लाइफ जीने में? ये हम सभी का प्रॉब्लम है। हमें विचार बहुत आते हैं। ओ माय गॉड। मतलब कि कई लोग तो विचार में इतने उलझे हुए हैं कि वो उसके पास विचार करने के लिए भी टाइम नहीं है कि क्या विचार करूं। राइट। तो आज ना हम एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक लेने वाले हैं, और वो टॉपिक का नाम है थिंकिंग वर्सेस ओवर थिंकिंग। थिंकिंग वर्सेस ओवर थिंकिंग। और ये है ना, मैंने देखा है कि ये ये टॉपिक है ना, ये कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर मैं कब से बहुत समय से काम कर रहा हूं। थिंकिंग और ओवर थिंकिंग, तो क्या फर्क है थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, डीप थिंकिंग इसमें? तो ये जो है ना आपको बहुत ही बेनिफिट रहने वाला है इसका टॉपिक। तो आप लोग अगर लिखना चाहें तो डायरी में आप लिख सकते हैं। मैं कुछ यहाँ पर नोट्स बनाए हूँ कि जिससे मैं आपको बता सकूं कि किस तरह से हम थिंकिंग में फंसते हैं, डीप थिंकिंग में भी फंसते हैं, और वहां से हमारी ओवर थिंकिंग कैसे हो जाती है। तो अभी ना सबसे पहले आपको समझना होगा कि हमारा माइंड, इसका एक ही काम है, सोचना। थिंकिंग मतलब थिंकिंग तो वो चलती ही रहेगी, उसमें कभी कोई चीज की कमी नहीं हो सकती। बस आपको ये समझना होगा कि आप थिंकिंग में क्या कर रहे हैं। देखिए, अब सबसे पहले समझते हैं कि थिंकिंग मतलब कि कोई भी चीज जो आप अपने जिंदगी में देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, या किसी के साथ बातचीत करते हैं, तो आपके ब्रेन में वर्ड्स आते हैं, इंफॉर्मेशन। उस इंफॉर्मेशन से हमारा ब्रेन अंदर जो डेटा है उससे मैच करने की कोशिश करता है, और उसको जजमेंट करना शुरू करता है, जिसे हम बोलते हैं थिंकिंग। जैसे मैं बोल रही हूँ जुलाई महीने में बहुत बारिश नहीं, बहुत धूप गिरेगी, तो तुरंत ही आपका थिंकिंग चालू हो जाएगा, सर क्या बात करते हैं, इंडिया में ना जुलाई महीने में सबसे ज्यादा बारिश होती है। क्योंकि आपके ब्रेन में एक चीज वहां पर है कि जुलाई महीना मतलब फुल बारिश का महीना, और फुल बारिश का महीना उसका मतलब ये है कि वहां पर धूप आ ही नहीं सकती। तो आपका थिंकिंग चालू हो गया, मतलब मैं कुछ भी बोलूंगा आपका थिंकिंग चालू हो जाएगा। लेकिन आप बाद में, इस सेशन के बाद में, अगर ये बात सोचते रहेंगे कि सर भी ना मतलब इतना नॉलेज है लेकिन जुलाई महीने में पूरा धूप निकलता है, ऐसा कैसे बोल दिया? मतलब इतना कॉमनली, इतना कॉमन सेंस भी नहीं है उसमें। नहीं, मुझे समझ में नहीं आया लेकिन ऐसे बोला ही क्यों? अब यहां से हो गया ओवर थिंकिंग। याद रखिएगा, कोई भी चीज छोटी हो या बड़ी हो, अगर गोल गोल घूमती है ना तो वो ओवर थिंकिंग में आ जाती है, भले कितनी भी अच्छी हो। मान लो कि आपको चार धाम यात्रा में जाना है, जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं तो कैसे जाऊं, जाऊं तो फिर वो बरसात में मेरे को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, मुझे अच्छा लगा तो मेरे पति को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, दोनों को अच्छा लगा तो दुनिया को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, मेरे को जमेगा, मजा आएगा या नहीं आएगा, उसको मजा आए, ये ना, ये ओवर थिंकिंग है। मतलब वो एक थिंकिंग है, जाना वो सही है, उसके पीछे क्यों गोल गोल घूमते हो, ये ओवर थिंकिंग है। ओवर थिंकिंग कोई भी चीज को नेगेटिव कर देती है और रिजल्ट पैदा नहीं करने देती।
फिर से मैं कहूंगा, ओवर थिंकिंग चीजों को गोल गोल घुमाती है और रिजल्ट को पैदा होने ही नहीं देती। क्योंकि ओवर थिंकिंग में हम अपने पास्ट में दो बातों में टेबल टेनिस की तरह हमारा विचार दोनों रैकेट के बीच में मार खाता है। एक माइंड बोलता है जजमेंट लेकर कि जाना चाहिए, और दूसरा माइंड उसके जाने के बाद क्या गलत सही हो सकता है उसका एनालिसिस करता है। याद रखिए, हमारे ब्रेन को ना कोई भी अच्छी चीज बता दो, लौट के उसमें गड़बड़ क्या होगी वो सोचने की उसकी आदत नहीं जाएगी। मतलब मैं अगर आपको कहूं ना कि एक बढ़िया प्रोग्राम करने के लिए मैं पुणे आ रहा हूं, तो तुरंत ही ना आप लोग बोलेंगे लोनावाला, मैं नागपुर आ रहा हूं, तो तुरंत ही आपका दिमाग बोलेंगे अरे लेकिन ये आने के वक्त मैं तो होना चाहिए ना, मैं नहीं रहा तो हम एक दिशा में नहीं सोचते। एक दिशा में सोचना मतलब डीप थिंकिंग करना। डीप थिंकिंग करना मतलब कि अगर मैं आ रहा हूं, हम पूरा एक दिन वहां पर बैठेंगे सीखेंगे, तो मैं कैसे प्लानिंग करूं, मुझे जाना ही है। तो ये ना एक दिशा में आपने एक लक्ष्य को पाने के लिए डीप थिंकिंग किया। ओवर थिंकिंग वाले क्या करेंगे, जाऊं कि नहीं जाऊं, संडे का दिन है लेकिन एक ही दिन मिलता है, छुट्टी होती है तब मैं आराम करूं, तब मैं ये करूं, तब मैं वो करूं। तो कोई भी प्रकार से हम अपनी लाइफ में वो कर ही नहीं पाते जो हमें करना चाहिए या हमें करना जरूरी है। तो आपको अपनी ओवर थिंकिंग को लाना होगा डीप थिंकिंग में। डीप थिंकिंग क्रिएशन है। डीप थिंकिंग कोई भी एक चीज को हकीकत में कैसे बदलना, उसकी प्रोसेस है। जितने भी सफल लोग हुए ना, वो लोग एक आइडिया को सोचते हैं कि जिंदगी में ये करना है, फिर वो उसको करने के लिए क्या क्या करना जरूरी पड़ेगा उसका लिस्टिंग करते हैं और उस पर डीप थिंकिंग करते हैं। उनको भी नेगेटिव विचार आते हैं, उनको भी डाउट्स आते हैं, लेकिन उनका डीप थिंकिंग होता है हाउ टू मेक थिंग्स डन। जबकि एक आम आदमी सोचता है हाउ कैन आई मेक थिंग्स कॉम्प्लेक्स, और उलझाता है चीजों को। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है डिसीजन, निर्णय। रतन टाटा को एक बार एक इंटरव्यूअर ने पूछा कि सर आपके टाटा ग्रुप के 100 कंपनियां खड़ी हुई, उसमें से आपने 35 कंपनियां तो आपने खड़ी की, तो आप इतनी सारी कंपनियां खड़ी करते, इतने सारे बिजनेस सक्सेसफुल चलाते हैं, आप ऐसे सही डिसीजन कैसे लेते हैं। रतन टाटा ने बहुत ही बढ़िया जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं कोई डिसीजन सही नहीं लेता, पहले मैं डिसीजन लेता हूं, फिर उसे सही करता हूं मेरी सोच से। तो जब हम ना कोई भी ओवर थिंकिंग से बचना चाहते हैं, तो डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें लाइफ में क्या करना है, और फिर उसके लिए एक थॉट प्रोसेस को डिसाइड करना पड़ेगा कि हम इसी के ऊपर काम करेंगे। जब आप डिसाइड कर लेते हैं तो ओवर थिंकिंग बंद होता है, क्योंकि अब उसके पीछे वो सही है गलत है निर्णय, वो कुछ देखना नहीं। अब निर्णय को इतना काम करके सही करो, मतलब रिजल्ट पैदा करो कि निर्णय अपने आप सही लगे, निर्णय अपने आप सही लगे। जैसे रतन टाटा ने कोरस कंपनी खरीदी, वो ऐसी लॉस मेकिंग कंपनी थी स्टील की कि दुनिया ने बोला कि भाई साहब तुम्हारी टाटा स्टील इतनी बढ़िया है, कोरस को खरीद कर कर्जा क्यों बढ़ाया टाटा स्टील पर। वो डिसीजन रॉन्ग था, सबने कहा। रतन टाटा ने लॉस मेकिंग कंपनी खरीदी, कर्जे वाली कंपनी खरीदी, और उसके अंदर स्ट्रक्चरल मैनेजमेंट लीडरशिप सब में चेंजेस लाए। सालों लग गए, ये एक दो साल की बात नहीं है। लेकिन आज वो कोरस मिलकर टाटा स्टील का एक हिस्सा है, और टाटा स्टील आज बहुत ही प्रॉफिटेबल कंपनी पहले से ज्यादा बन गई मर्जर से। तो निर्णय, वो लॉस मेकिंग कंपनी को लेना बेवकूफी भरा था, लेकिन निर्णय को सही करना पड़ता है, इसीलिए ये निर्णय लिया था। आप लाइफ में ना कभी भी राइट डिसीजन हर बार नहीं ले सकते, और राइट डिसीजन नहीं लेंगे तो आपको डिसीजन राइट करने को आना चाहिए। जैसे किसी ने आपसे कहा कि भाई क्या फायदा ये सवेरे उठकर ऐसे कोचिंग ट्रेनिंग लेके, तुम गलत डिसीजन ले रहे हो, उससे अच्छा 2-20 मिनट आराम करो। अब हो सकता है कि कोई ऐसा बोले आपको, लेकिन अगर आपने डिसाइड किया इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर आने का,
तो इसका डिसीजन राइट तब होगा जब आप इसके प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे और 4-6 महीने में, साल भर में आप बोलेंगे सर लाइफ में सच में चेंजेस आ रहा है, तो आपका परिवार वाला बोलेगा यू हैव टेकन राइट डिसीजन। बट फर्स्ट यू हैव टू टेक डिसीजन। राइट या रॉन्ग वो तो हमारे एक्शन, हमारी थिंकिंग डिसाइड करेगी। तो लाइफ में हमें हर बार राइट डिसीजन लेने के लिए समझ में नहीं आएगा। मुझे भी नहीं पता कि ये मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम दे रहा हूँ ये राइट डिसीजन है या रॉन्ग डिसीजन है। मैं तो इतना ही सोचता हूँ कि मेरे पास कुछ नॉलेज है, मैं शेयरिंग करूँ आप लोगों के पास, जो 2-20 मिनट क्वालिटी टाइम बिताऊं, कुछ हम एक दूसरे के सामने कोई चीजों को शेयरिंग करके चीजों को आसान कर सकते हैं। और यही आप लोगों में से 5 लोगों ने बोला कि सर अच्छा लग रहा है, तो डिसीजन राइट हो गया। तो जिंदगी में ओवर थिंकिंग से बचना है तो आपको शेड्यूलिंग करना पड़ेगा। शेड्यूलिंग का मतलब होता है कि एक बार शेड्यूल कर दिया पूरे दिन का, तो स्टिक टू इट। वो आपके पर्पस से जुड़ा हुआ होना चाहिए। जब आप कोई भी काम को एक बार करने के बाद में डिसाइड करते हैं कि देखता हूं, होगा तो करेंगे नहीं तो छोड़ देंगे, तो यहीं से आपका ओवर थिंकिंग चालू हो जाएगा। याद रखना, जब एक बार कोई चीज पाने के लिए मेहनत करते हैं ना, तो सक्सेस उसी को मिलती है जो उस थिंकिंग को चिपक के रहता है। तब जाके ना आपको आगे बड़े बड़े रास्ते मिलेंगे। शुरुआत में कोई रास्ता मिले और रिजल्ट ना मिले, ऐसा भी हो सकता है, और आगे जाके रिजल्ट ना मिले लेकिन बेहतर रास्ता मिले, ये भी हो सकता है। बट ओवर थिंकिंग में फंसना मतलब ये है कि शॉर्ट टर्म वाले लोग जो होते हैं ना लाइफ में, वो ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं। क्योंकि शॉर्ट टर्म में उनको एक लगता है कि फटाफट रिजल्ट मिल जाए, और वो शॉर्ट टर्म में हर बार रिजल्ट फटाफट नहीं मिलता, और मिल भी गया तो उसकी भी लाइफ शॉर्ट टर्म होती है। फिर ऐसे ना 5-6 फेल्यूर हो गए तो लोग उसके बाद में ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं कि मेरी लाइफ में कुछ हो नहीं रहा है। जैसे सिंपल एग्जांपल है, यहाँ पर कुछ बिजनेसमैन लोग होंगे, जो लोग बिजनेस शुरू करते हैं और उसके अंदर 6 महीना साल भर, मुझे कई लोग मिलते हैं कि सर एक स्टार्टअप किया है, एक किचन चालू किया है, 11 महीने के लिए रेंट पे रखा है, देखते हैं जमा तो करेंगे। मैं समझ जाता हूँ ये बंद कर देगा, मैं उसको बोलता नहीं हूँ, डीमोटिवेट नहीं करता, लेकिन मैं बोलता हूँ तुम बंद कर दो ये। क्यों? क्योंकि उसने जब बोला ना 11 महीना देखते हैं, तो उसका मतलब है कि वो शॉर्ट टर्म थिंकिंग वाला है, वो 11 महीने तक सरवाइव करने का ही सोच के आया है। लेकिन अगर कोई मुझे बोलता है कि सर मैंने एक बिजनेस शुरू करना है और मेरे पास उसके लिए 5 साल का एक होल्डिंग पीरियड है, मतलब कि मैं 5 साल तक उस बिजनेस को होल्ड कर सकता हूं, मुझे परिणाम मिले नहीं मिले मैं उस पर चिपक के रहूंगा, तो मैं बोलता हूं कि तुम इसे 50 साल नहीं 500 साल भी खींच के जा सकते हो। क्योंकि उसका व्यू शॉर्ट टर्म नहीं है, लॉन्ग टर्म है। अब लॉन्ग टर्म जब होता है ना, तो वो ओवर थिंकिंग करेगा ही नहीं, वो एक ही चीज करेगा कि 5 साल के लिए यहाँ पर ये होटल चलानी है, तो इसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे कैसे मैं टेस्ट को बेहतर करूं कि कस्टमर वापस आता रहे। क्योंकि एक 11 महीने का तो है नहीं कि नहीं आया तो कोई बात नहीं, 11 महीने के बाद खाली कर देंगे। ये 5 साल का लेकर बैठा है। तो लॉन्ग टर्म थिंकिंग आपके ओवर थिंकिंग को खत्म करती है। शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं मिलता। शॉर्ट टर्म में आप जितना भी सोचेंगे ना, आपको छोटा मोटा काम हो जाएगा, फिर आप इस उलझ जाएंगे कि यार कुछ परमानेंट नहीं हो रहा है। मतलब हेल्थ भी आप देख लो, किसी को भी हेल्थ में ना फटाफट रिजल्ट चाहिए। डॉक्टर के पास दवाई लेने जाते हैं ना, वो शॉर्ट टर्म थिंकिंग वाले हैं। लॉन्ग टर्म थिंकिंग वाले थेरापी पर काम करते हैं कि आज भले ही वो थेरापी रिजल्ट ना दे, लेकिन 5 साल 7 साल 8 साल 10 साल के बाद में वो थेरापी रिजल्ट देगी ना, तो वो बच्चा लाइफ टाइम सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगा। दवाई शॉर्ट टर्म है, अभी के अभी दे दो और अभी का अभी काम हो गया। लेकिन थेरापी, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, ये सारी चीजें लॉन्ग टर्म है, लेकिन बाद में आपको ओवर थिंकिंग नहीं करवाएगी, अरे मेरा हेल्थ क्यों खराब हो रहा है, मेरा मूड क्यों खराब हो रहा है। इवन मनी में भी जो लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं या शॉर्ट टर्म स्टॉक मार्केट में पैसे लगाते हैं, वो सब खोते हैं, वो रोते हैं, और फिर ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, मेरे जीवन में पैसा बना ही नहीं, ये बिजनेस किया वो बिजनेस किया। अरे भाई, कोई बिजनेस में तुमने अपने 2 साल नहीं दिए। तो ये
डीप थिंकिंग का मतलब होता है हाउ कैन आई मेक माई लाइफ मोर मीनिंगफुल, मोर सक्सेसफुल, मोर सर्टेनिटी, मोर विथ पीस ऑफ माइंड। तो डीप थिंकिंग करना पड़ेगा। डीप थिंकिंग करने वाले लोग इंश्योरेंस लेते हैं, क्योंकि वो 25 सालों का सोचते हैं। वो मेडिक्लेम लेते हैं। वो अभी के प्रीमियम को नहीं देखते, लेकिन अचानक फैमिली में कोई बीमार पड़ गया और 10 लाख भरने को आए तो क्या करेंगे? क्या आपको पता है कि आप सिर्फ साल का 50-55 हजार भर के 50 लाख रुपए का मेडिक्लेम ले सकते हैं? और वो भी मेडिक्लेम ऐसे भी आते हैं कि जिसमें आपने 4 साल तक मेडिक्लेम नहीं लिया तो 5वां साल का प्रीमियम खुद वो भर देंगे। तो प्रिवेंशन पर काम करना है, लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखो। और ओवर थिंकिंग करना है तो हमेशा स्ट्रेस और एंजाइटी को लेके रखो। चॉइस आपकी है। अभी तक आपको जो भी पेन और सफरिंग हुआ है उसमें 100% लॉन्ग टर्म थिंकिंग की कमी थी, क्योंकि कोई भी चीज एक रात में बिल्ड नहीं होती। इवन ये ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर सिखाई वाली चीजें भी आप लॉन्ग टर्म अप्लाई करेंगे ना, तो आपको इतना सारा रिजल्ट मिलेगा कि आपका ओवर थिंकिंग बंद हो जाएगा। एक ही चीज के ऊपर बार 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 सोचना, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, उससे क्या होगा मुझे बताइए? कुछ नहीं होता। कुछ लोग अपने आप में इतने उलझ गए हैं कि देखो ग्रुप में से भी निकलते जा रहे हैं। आए तो नहीं है सेशन में, लेकिन इसके अंदर इतनी सिनिसिज्म है, इतनी एंजाइटी है कि उनको बिल्कुल नहीं लगता कि मेरा जीवन में कुछ होगा, या तो फिर अभी वो इतने ओवर थिंकिंग में आ गए हैं कि वो करना भी नहीं चाहते, कुछ करना ही नहीं चाहते। अभी उसको अपनी एंजाइटी इतनी प्यारी लगने लगती है, इतना एंजॉय करते हैं उसके अंदर, क्योंकि वो एक ऑटोमेशन में आ गया है ना पैटर्न। और नया मैं जो सिखा रहा हूँ बता रहा हूँ उसके लिए अनकंफर्ट है। इसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, अपने पैराडाइम को तोड़ना पड़ेगा। बट मेरा यही मानना है कि लाइफ कैन बी डन, कैन बी मेक, कैन बी क्रिएट मच बेटर बाय डीप थिंकिंग। डीप थिंकिंग कैसे करना, इसके ऊपर, ओवर ओवर थिंकिंग से बाहर कैसे निकलना, इसके ऊपर हमारा ये सेशन कल भी चालू रहेगा। जैसे हमने ग्रेटिट्यूड के 5 एपिसोड किए, वैसे थिंकिंग के भी हम 5 सेशन करेंगे। आप लोग अपनी थिंकिंग को बेहतर बनाइए। आपकी अभी की चैलेंजेस को देखकर सोचिए कि कहाँ से आई है, कौन सी चीज को इग्नोर किया था जिससे ये चैलेंजेस सामने आई। और अगर इस पर लॉन्ग टर्म से काम करते तो क्या चैलेंज आती? कोई पैसों की तकलीफ से गुजर रहा है और उसने 10 साल पहले ही छोटा सा सिप शुरू किया होता, या छोटा सा कोई इन्वेस्टमेंट शुरू किया होता डीप थिंकिंग में, तो आज उसकी जेब में 2-5 लाख तो होते। मुझे कई लोग ऐसे मिलते हैं जो बोले सर कल किसने देखा, और वही लोग फिर ना ये कल को भी देखते हैं और देखते ही रहते हैं फिर, और कुछ नहीं कर सकते। तो लाइफ में आप पहले एरिया सिलेक्ट करिए, आप कौन से एरिया में ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, हेल्थ में, मनी में, बिजनेस में, रिलेशनशिप में, सेल्फ में। और फिर वहां पर से आपको क्यों बाहर निकलना है और कहाँ से बाहर निकलना है उसका थिंकिंग करिए। आपके सवाल होंगे तो मैं 5 मिनट पहले आता ही हूँ। और आप ग्रेटिट्यूड में रहिएगा, ये आपके लिए सबसे बेहतर एटीट्यूड होना चाहिए। राइट। सो किसी को अगर आज के सेशन से कुछ है तो आप एक आधा सवाल कर सकते हैं। या श्यामा? आप सुन पा रहे हो क्या? यस। अ, मुझे ये पूछना था कि जब आज मैं आपके इस सेशन के साथ वो कनेक्ट कर पाई कि मेरा बेटा जब जिस दिन पूरे दिन घर में होता है, तो मेरा सुबह ही मेरा वो हो जाता है कि वो मैं पूरा दिन मुझे देखना पड़ेगा, मैं कैसे उसको मैनेज कर पाऊंगी, कैसे मैं पूरे दिन उसको एंगेज करूंगी, ये सोच सोच के ही सुबह मेरा मूड खराब हो जाता है। मैं खराब हो जाता है मतलब मैं बहुत ज्यादा टेंस हो जाती हूँ। और मुझे बहुत बहुत जैसे रोना जैसे आ जाता है, उतना मैं टेंशन में हो जाती हूँ, जैसे कभी बुखार होगा या फिर वैसे समर वेकेशन के टाइम पे वैसे जिस दिन पूरे दिन घर में होता है, उस वैसे दिन मैं बहुत ज्यादा शायद मैं ओवर थिंकिंग ही कर रही हूँ। पर मुझे नहीं पता कि मैं उससे कैसे क्या करूं मैं उसके लिए। देखिए, अभी ना बेटा तो घर पे रहने ही वाला है, और आप तो देख ही रहे हैं कि आप उसे मैनेज कर रहे हैं कई समय से।
तो ओवर थिंकिंग मतलब क्या, जो काम करना ही है उसको पसंद नहीं करना, और वो क्यों नहीं करना या क्यों नहीं होना चाहिए था उसके ऊपर ज्यादा हम सोचने लगते हैं। तो आपको ना प्रोसेस को बेहतर बनाने के लिए सोचना चाहिए कि अरे वाह, चलो आज उसके साथ क्या क्या एंजॉय कर सकते हैं, क्या क्या करके अभिनंदन। देख सकते हैं। तो आप एंजॉय करेंगे ना उस वातावरण को कि आज बेटा घर पे तो मॉनसून का समय है, चलो क्या करना है, थोड़ा सा घूमेंगे, थोड़ा एंजॉय करेंगे, तो आप उस पैटर्न को ब्रेक कर पाएंगे। सबसे पहले आपके थिंकिंग पैटर्न में क्यों एंजाइटी आ रही है, उस रिश्ते में क्या ऐसा है कि जो आप पसंद ही नहीं करते घर पे रहना, उसका उस कारण को खोजिए। मुझे ऐसा नहीं है कि जिस दिन पूरे दिन घर में होता है तो मुझे कंटिन्यूअसली एंगेज करना पड़ता है। तब मुझे मतलब थोड़े टाइम कुछ बाहर गए या फिर स्कूल में आधा दिन ही जाता है, तब मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बहुत देर, थोड़ी देर तो एंगेज हो जाता है। पर जब पूरा फुल डे मुझे हमेशा उसके साथ ही रहना पड़ता है, मेरे को अपने लिए मैं बिल्कुल टाइम नहीं ले पाती, तब मुझे एंग्जाइटी बहुत ज्यादा हो जाता है। और ये महीने में कितनी बार होता है? अभी समर वेकेशन के टाइम पे तो मोस्टली घर में ही होता है। ऑल्टरनेट डेज मैं उसको क्लास, कराटे क्लास लेके जाती हूँ। हाँ, तो जब वेकेशन है तो अभी प्रत्येक माँ बाप का यही रहता है कि बच्चों की वजह से ना हमारा ओवरलोड होता है काम में, याद रखना। वेकेशन का पीरियड में मेरे भी घर में ऐसे ही है, बच्चे, अभी मेरी तो बेटी सीए का पढ़ाई करने लगी है, बेटा बीएमएस पास हो गया, लेकिन जब वो 2-4 साल पहले 10वीं 12वीं में थे तो यही था कि ये तुम लोग ना वेकेशन गिरना ही नहीं चाहिए, माँ बोलती थी। तुम लोगों की वजह से ना हमारा वेकेशन में डबल काम हो जाता, हमें कब वेकेशन मिलेगा, राइट? तो सम सिचुएशन इज गिवन बाय नेचर, फनी है। इफ यू कांट अवॉइड, एक्सेप्ट विथ स्माइल, दिस इज द एटीट्यूड। कुछ कंडीशन ऐसी होती है ना, हम अवॉइड ही नहीं कर सकते, तो स्माइल के साथ स्वीकार लो। हर चीज का एक अपना कारण है। और ग्रेटिट्यूड करो कि मैं अपनी कैपेसिटी बढ़ा रही हूँ, इनके साथ में कुछ इंटरेक्शन होगा, अच्छे पल बीतेंगे। वी हैव लॉट ऑफ थिंकिंग ना। और थैंक यू सर। बात भी करेंगे कि ऐसी सिचुएशन में हम और भी अपने आप को कैसे हैंडल कर सकते हैं। एक लास्ट शेयरिंग ले लेते हैं ललित जी का। Hi, sir. My हेलो। question is that how can you hear me? या Yeah. So my question is that how do we differentiate between the planning and overthinking? Because suppose I started some business, so I have to plan it a lot, right? So how do you differentiate that now it is the point of not a planning, it's now you are doing overthinking. So how do you differentiate this? प्लानिंग में क्या होता है ललित जी, हम ना प्रोसेस को लिखते हैं, सीक्वेंस को लिखते हैं। हम ये लिखते हैं प्लानिंग में कि किसको काम दिया जाए, उसकी क्वालिटी क्या है, कितना खर्चा आएगा, कब तक पूरा करना है। तो इसमें ना सारे कंटेंट क्रिएशन के होते हैं। लेकिन ओवर थिंकिंग कब होती है, जब उसमें से कोई एक पार्ट ले लिया और बोले कि यार ये काम इसको देना है नहीं देना, देना है नहीं देना, तो वहां पर ओवर थिंकिंग चालू हो गई। ओवर थिंकिंग का मतलब होता है कि एक बार डिसाइड कर लिया कि हमें होटल में जाकर मिसल पाव खाना है, तो फिर प्लानिंग करो कि कैसे जाते हैं वहां तक और कौन सी अच्छी होटल है। लेकिन वहां पर जाकर फिर बोलेंगे डोसा खाएं या मिसल पाव खाएं, डोसा खाएं या मिसल पाव खाएं, फिर ये ओवर थिंकिंग हो गया, राइट? तो बिजनेस में क्या होता है, क्या करना, किस दिशा में आगे जाना, ये प्लानिंग है। तो उसमें बेटरमेंट क्या कर सकते हो, ये आपके एक्शन कैसे होंगे, ये सारी चीजों का जो डिस्कशन होता है ना, वो ओवर थिंकिंग में नहीं आता। लेकिन अगर आप उसी मुद्दे को एक बार फाइनल कर दिए, सब कुछ ठीक हो गया, अब फिर उसके अंदर आप चर्चा विचारना बार बार गोल गोल घूमते हो छोटी छोटी चीजों के लिए, तो समझो आप ओवर थिंकिंग की ओर आगे बढ़ रहे हैं। Okay, thank you. ओके, यहाँ पर हम पॉज लेंगे, बिकॉज मेरा एक सेशन और शुरू होने वाला है, मुझे 8:20 को लॉग इन करना पड़ेगा, फिर 9:20 को मैं फ्री हो सकता हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। क्या आप लोगों को कुछ मिल रहा है वैल्यू, जो आप आ रहे हैं मॉर्निंग में, कुछ बेनिफिट मिल रहा है? आप कुछ रिएक्शन देंगे तो मुझे पता चलेगा कि यस मिल रहा है करके, जैसे अश्विनी ने थम्स दिखाया। यस सर मिल रहे हैं। ओके, वरना क्या होगा, मुझे लगेगा कि भाई मैं आप लोगों का ना कीमती समय जो है वो बर्बाद कर रहा हूँ, राइट? बहुत बेनिफिट कर रहा है सर, जैसे कि हमारा लाइफ ही पूरा आज तक जो था उससे डिफरेंट होने वाला है, आगे की जिंदगी हमारे सोच में बदलाव आने वाला है, ऐसा एक फीलिंग। राइट। सर मेरी मैं भी पूरी कुछ कोशिश बोलना रहेगी। चाहती हूँ।
जी गुप्ता जी। गुंजन। हाँ जी। गुड। तो एक्चुअली मैंने आपके फर्स्ट वीडियो आई थिंक अपने मतलब सिस्टर को भी भेजा था। और उस दिन के बाद से डेली वो मेरे से पूछती है कि आज की रिकॉर्डिंग कहाँ है। सो वेरी गुड। और वो यूएस में बैठी है। वाह। और हाँ, एंड शी इज लाइकिंग सो मच, तो वो डेली मेरे से पूछती है कि आज की रिकॉर्डिंग कहाँ है। तो ये इटसेल्फ ही शो करता है कि कितना बेनिफिट हो रहा है लोगों को। क्या है ना, आप लोगों के रिस्पॉन्स या रिप्लाई नहीं आएंगे ना, तो मुझे ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है कि क्या करूं, चालू रखूं नहीं रखूं, चालू रखूं नहीं रखूं। राइट। तो ये सारी चीजें ना हमें बहुत प्रकार से ओवर थिंकिंग करवाती है। और कई बार क्लैरिटी आ जाती है किसी की, बरोबर, तो ओवर थिंकिंग एकदम खत्म। जैसे कि आपको हस्बैंड मिल गया और उसने बोले डोंट वरी आई एम ऑलवेज विथ यू, तो हस्बैंड के साथ की हमारी ओवर थिंकिंग खत्म, कि भाई कुछ भी हो गया वो संभाल लेंगे। राइट। तो थिंकिंग, ओवर थिंकिंग एक प्रकार से हमारा माइंड का अनकंट्रोलेबल काम है। बट हमारी विजडम उसे कंट्रोल कर सकती है। तो कल हम थिंकिंग और ओवर थिंकिंग के ऊपर, डीप थिंकिंग के ऊपर, नेगेटिव थिंकिंग के ऊपर बहुत सारे टूल्स पर काम करेंगे। हमारा एक ही मकसद है, आप लोगों की लाइफ ऑसम हो विथ स्निक रिहैब फाउंडेशन एंड उनके सपोर्ट के द्वारा। सो थैंक यू अर्शाली, थैंक यू ऑल ऑफ यू ग्रेट पीपल, कल फिर से मिलेंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू इसका सर, थैंक वैल्यू ही यू। नहीं कर सकते, इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस है सर लाइफ में, मतलब मुझे फील हो रहा है सबके बातों से। माय प्लेजर। थैंक यू।